हेलो एवरीवन। तो जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इट इज काइनेमेटिक्स। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट तीनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। काइनेमेटिक्स जो वर्ड है इसकी ओरिजिनेशन हुई थी किनेमा वर्ड से, जो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मतलब होता है मोशन। यानी काइनेमेटिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जहां पर हम किसी बॉडी के मोशन के नेचर के बारे में स्टडी करते हैं विदाउट नोइंग द कॉज। ठीक है, आपको कॉज का पता होना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको ये पता करना है कि मोशन किस प्रकार का है विदाउट द नोइंग ऑफ कॉज। ठीक है, तो कॉज का पता होना जरूरी नहीं। कॉज का मतलब यहाँ पर फोर्स से है, कौन सा फोर्स उस बॉडी को मूव करवा रहा है, कितने फोर्स काम कर रहे हैं, इस बात से काइनेमेटिक्स का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना है कि जो मोशन हो रहा है उसका नेचर कैसा है, वो सर्कुलर है या वो स्ट्रेट लाइन मोशन है या वो प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसमें स्पीड कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कितनी है। तो जो वेरिएबल हम कवर करेंगे काइनेमेटिक्स में वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ और उसके बाद हम स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर को। तो अपने पास जो वेरिएबल है, तो पहला वेरिएबल आएगा पोजीशन, ठीक है, फिर आता है डिस्टेंस, देन डिस्प्लेसमेंट, देन स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी हमें कवर करनी है दो टाइप की, एक हो गई इंस्टेंटेनियस, ठीक है, और एक हो जाएगी एवरेज। ऐसे ही हमें करना है एक्सेलरेशन, ये भी दो टाइप का हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। क्लियर है? अब देखिए काइनेमेटिक्स में दो टॉपिक हैं जो हमें कवर करने हैं। एक तो है मोशन इन 1D और एक है मोशन इन 2D, 2 डायमेंशंस। मोशन इन 1D का मतलब है इन स्ट्रेट लाइन, इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। मोशन इन 1D का मतलब होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोशन इन रेक्टिलिनियर मोशन। अब हम बात कर लेते हैं मोशन इन 2 डायमेंशनल। तो ये है मोशन इन प्लेन, जिसका दूसरा नाम है, ये क्या है, मोशन इन प्लेन। तो ये दो टाइप्स के मोशन हमें कवर करने हैं इन काइनेमेटिक्स और ये सारे वेरिएबल्स दोनों में ही पाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इक्वेशंस भी देंगे मोशन की, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी की भी, रिलेटिव वेलोसिटी की भी बात करनी है आपको। डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, रिलेटिव एक्सीलरेशन भी हो सकता है, रिलेटिव, इनमें से कोई भी क्वांटिटी रिलेटिव हो सकती है, बस टर्म आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है रिलेटिव। ठीक है, ये क्या होता है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये पूरी जो वेरिएबल्स है ये हमें डिस्कस करने हैं इस चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पर जो एग्जांपल है वो मोशन इन प्लेन में वो सर्कुलर मोशन हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मोशन हमें कवर ही करना है। तो चलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, अब शुरू करते हैं टॉपिक्स। जो पहला टॉपिक है अपना वो है पोजीशन। चलिए विद पोजीशन स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर को। यहाँ से आपको बहुत ध्यान से समझना और सुनना है। चलिए तो देखते हैं क्या है इसमें। पोजीशन का मतलब होता है लोकेशन ऑफ ए बॉडी। अब बॉडी की लोकेशन को हमें बताना है, लेकिन इसके पहले हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा जिससे हमें इसकी लोकेशन को बताना पड़ेगा। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट जरूरी इसलिए है कि हमें उसकी लोकेशन बतानी कहाँ से, ये तो कंफर्म होना चाहिए। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट बना देते हैं और पूछते हैं बताइए इस व्हाइट बोर्ड में लोकेशन क्या है,
तो आप इसकी लोकेशन कहाँ से बताना शुरू करोगे? आप इसके टॉप से बता सकते हो, इसके बॉटम से भी बता सकते हो, राइट से या लेफ्ट से, कहीं से भी आप इसको बता सकते हो। सारे आंसर्स भी सही होंगे पर सारे मैच नहीं करेंगे। तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा पहले, जहां से इसके डिस्टेंस को हमें बताना है। तो आपने क्या किया, एक कार्टेशियन प्लेन ले लिया और उसमें एक ओरिजिन ले ली 0,0,0। 3D कार्टेशियन प्लेन ले सकते हो आप। 0,0,0 क्या हो गया, इसकी ओरिजिन हो गई। ठीक है, अब हमें किसी भी पॉइंट जो इस कार्टेशियन प्लेन में आएगा उसकी लोकेशन को इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग बताना है कि इस रेफरेंस पॉइंट से किसी पॉइंट की लोकेशन कहाँ है और किस डायरेक्शन में है ये। तो चलिए देखते हैं अब इसमें करना क्या है। सबसे पहले आपको ये पोजीशन वेक्टर की स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, तो करना क्या है, आपको जो रेफरेंस पॉइंट है, जो ओरिजिन है, उसको पॉइंट से मिला देना है और एक एरो हेड लगा देनी है टुवर्ड्स पॉइंट जिसकी लोकेशन को हमको डिस्क्राइब करना है। तो मान लीजिए कोई आपके पास एक पॉइंट है x, y, z। क्लियर है? तो इस पॉइंट की ये जो अपना एक वेक्टर आएगा यहाँ पर, जो ब्लू कलर की लाइन मैंने खींची है, वेक्टर एरो स्ट्रेट लाइन विद एरो हेड, तो ये एक वेक्टर हो गया जिसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इसे हम बोलते हैं आर वेक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो जो आर वेक्टर आएगा ये इस पॉइंट की लोकेशन को डिस्क्राइब करेगा इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे, इन वेक्टर फॉर्म एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो जो वेक्टर होता है उसमें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो कोऑर्डिनेट एक्स होता है उसमें आई कैप लगाना होता है जब आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। कोऑर्डिनेट जो वाई होता है उसमें जे कैप और जो जेड होता है उसमें के कैप। ठीक है, तो इस तरह से अपना पोजीशन वेक्टर आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये वेक्टर बता रहा है जो पॉइंट है अपना वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स डिस्टेंस पर है, वाई एक्सिस के लॉन्ग वाई डिस्टेंस पर है और जेड एक्सिस के लॉन्ग जेड डिस्टेंस पर पाया जाता है फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर है? अब अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी हो तो वैल्यू हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, मॉड ऑफ आर। ठीक है, इसकी लेंथ निकालनी है, जो वेक्टर की लेंथ है अगर वो निकालनी है तो आपको हमेशा एक रूट लेना है, आई जे और के मल्टीपल्स का स्क्वायर कर देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा। इस फॉर्मूले से आप पोजीशन किसी की भी डिस्क्राइब कर सकते हो, किसी भी पार्टिकल की। तो चलिए इतनी बात तो क्लियर हो गई भाई कि इस तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, इसमें पोजीशन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की इन द टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। फिर डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पोजीशन को हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं किसी भी पार्टिकल की। अब मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है। तो मान लीजिए एक पार्टिकल था स्टार्टिंग में पॉइंट x1, y1, z1 पर। ठीक है, फिर कुछ देर बाद ये मूव करते करते पहुंच गया पॉइंट x2, y2, z2 पर। क्लियर है? तो जो हमारे पोजीशन वेक्टर आएंगे, स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट था, लोकेशन थी बॉडी की, तो वो थी इस पॉइंट पर। ठीक है, कुछ देर बाद वो मूव करते करते इस डायरेक्शन में पहुंच गया उस पॉइंट पर। दोनों पॉइंट के आपको पहले पोजीशन वेक्टर बताने हैं कि वो दोनों पॉइंट की लोकेशन क्या है फ्रॉम द ओरिजिन। क्लियर? देन 0,0,0 हो गई ओरिजिन आपकी। तो ये दोनों हो गए पोजीशन वेक्टर, जिसको हम बोलेंगे R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर। क्लियर है? तो अब जो डिस्प्लेसमेंट आएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मैं डिस्कस करूंगा उसकी डेफिनेशन के बारे में। पहले पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट को समझ लेते हैं एक बार। तो जो पार्टिकल चला है वो कहां से चला है, इस पॉइंट से मूव करता है। कहां तक गया है, उस पॉइंट तक गया है। तो यहां से आप उसको मिला देना है इस तरह से, लाइक दिस। चलिए इसे किसी और पेन से बना देते हैं तो कंफ्यूजन ना हो। तो आपके पास ये आ गया, जो रेड कलर का मैंने बनाया है, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है वो मैं समझाता हूँ, उसकी डेफिनेशन अभी कभी एक फिगर द्वारा समझाऊंगा। तो पहले इसका फॉर्मूला पढ़ लेते हैं इन द टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को एस से डिनोट कर दिया मैंने, एस वेक्टर से। इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है उस पार्टिकल की, जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था, जहां पे चलना खत्म किया, उनके बीच जो वेक्टर आएगा उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो किसी वेक्टर को अगर आपको वैल्यू बतानी है उसकी,
तो उसके टेल से चलना स्टार्ट कीजिए और हेड तक पहुंचना होता है। तो अगर हम किसी वेक्टर के टेल से, यानी रेड वाला जो वेक्टर है उसकी टेल से चलना शुरू करें, तो हम जाएंगे पहले ओरिजिन पे। अब देखिए जो R1 है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ऊपर की तरफ इस तरह से, और हमें आना है ओरिजिन की तरफ, तो -R1 वेक्टर लग जाएगा। ठीक है, जब भी किसी वेक्टर को आप उल्टा चलते हैं, उसके हेड से टेल चलते हैं, तो उसमें माइनस लगाना पड़ता है, और टेल से हेड मूव करेंगे तो प्लस लगाना पड़ेगा। तो आप इस पॉइंट से ऊपर तक गए तो एस वेक्टर आपने लिख दिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ से यहाँ पहुंचने का एक और पाथ है अपने पास, ऐसे ब्लू कलर के थ्रू। तो दो पाथ हैं, दोनों पाथ इक्वल बात बता रहे हैं, दोनों उसी पॉइंट तक पहुंचा रहे हैं हमको। तो -R1 और प्लस इसकी टेल से हेड तक गए तो +R2 वेक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से एस वेक्टर आता है आपका R2 वेक्टर -R1 वेक्टर। इसका मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और अगर इसकी वैल्यू चाहिए हो तो आ जाएगा mod ऑफ R2 वेक्टर माइनस mod ऑफ R1 वेक्टर। आपको वेक्टर जो चैप्टर है उसमें पढ़ाया जाता है कि A वेक्टर माइनस B वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है। चलिए मान लीजिए यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा। जिसका मॉड आएगा वो हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जहां जो R1 R2 है दे आर कॉल्ड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर। R1 R2 क्या है? ये है मैग्नीट्यूड ऑफ R1 वेक्टर, ये हो गया R2 वेक्टर। क्लियर है? तो इस तरह से आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन द टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। आपको ये बात याद रखनी, बहुत काम की है, ठीक है, इसे नोट कर लें आप। चलिए अब हम आते हैं वापस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फर्क है वो समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है और ये है आपका फाइनल पॉइंट, ठीक है। इनके बीच आप 3 पाथ के थ्रू मूव करते हो। मान लीजिए आप इस पाथ पे गए, क्लियर, आपने दूसरा पाथ ये फॉलो किया और एक और तीसरा पाथ फॉलो किया आपने लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए 3 पाथ है आपके पास, ठीक है, इसी और कलर से कर लेते हैं। तो आपके पास ये 3 पाथ हैं, एक ब्लू, एक रेड और एक ग्रीन। ये तीनों पाथ आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचा देते हैं। क्लियर? ब्लू है स्ट्रेट लाइन पाथ, ग्रीन और ये कर्व पाथ है, रेड और ग्रीन क्या है? कर्व्ड पाथ है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या आपको समझ में आएगा। अब बात कर लेते हैं पहले डिस्टेंस की। क्लियर? और एक तरफ हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। क्लियर? डिस्टेंस क्या है? इट इज एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ followed actual length of path followed by particle between initial and final points। क्लियर हो गया? ये तो आ गया आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस का एक्चुअल पाथ है जो भी आप कवर करते हो। तो मान लीजिए आपने 3 पाथ लिए अलग अलग, तीनों पाथ जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी? डिफरेंट डिफरेंट आएगी। तो जो ग्रीन कलर की डिस्टेंस हम मानेंगे, इस वाले की डिस्टेंस मान लेते हैं, चलिए 10 मीटर है। थोड़ा इसको रेड वाले को, और ये बड़े पाथ पर ज्यादा कर्व है इसका, तो मान लेते हैं 12 मीटर है। और जो ब्लू कलर का है हमारे पास, इसको मान लेते हैं ये 6 मीटर फॉर एग्जाम्पल, ऐसा मान लिया। तो तीनों ही पाथ की जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। तो डिस्टेंस के अपने पास 3 आंसर आएंगे बिटवीन ए एंड बी। देखिए एक ही पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, इनके बीच हमने 3 पाथ कवर किया और तीनों पाथ की जो लेंथ आएगी वो अलग अलग है। इसका मतलब तीनों पाथ की डिस्टेंस क्या है आपकी? अलग अलग है। तो 10 मीटर, 6 मीटर और 12 मीटर, ये आपके 3 आंसर हो जाएंगे। ठीक है? तो 3 जो पाथ्स हैं इनके 3 डिफरेंट आ गई आपके पास लेंथ, 10 मीटर, 6 मीटर है, 12 मीटर। अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की।
तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये हो गया आपका शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। क्लियर? तो देखते हैं एक इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट लेंथ जो आएगी, शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो ये है ब्लू वाला। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपका 6 मीटर। क्लियर है? अब एक बात और आपको ध्यान रखनी है, डिस्टेंस जो होती है ये पाथ पर डिपेंड करती है। डिपेंड ऑन पाथ, डिफरेंट डिफरेंट पाथ पे जाओगे डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आएंगे। डिपेंड ऑन पाथ ये क्या होती है? ये होती है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इसका पाथ से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हम 3 अलग अलग पाथ पे जाते हैं, 3 अलग अलग पाथ पे आने के बाद भी जो आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट का वो 6 मीटर ही रहेगा। तो अगर आप ग्रीन पाथ को फॉलो करते हैं तब भी आपका डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर आने वाला है, ब्लू कलर को फॉलो करते हैं तब भी, और रेड कलर को फॉलो करते हैं पाथ को, तब भी आपका डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर ही आएगा। और इन तीनों केसेस में जो डिस्टेंस आएगी वो डिफरेंट डिफरेंट आएगी, वो पाथ पे डिपेंड करती है। ठीक है? अब इसका मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस में है मोर देन 1 वैल्यू बिटवीन 2 पॉइंट्स, बट डिस्प्लेसमेंट हैज ओनली 1 वैल्यू बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है? तो डिस्टेंस की एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है 2 पॉइंट्स के बीच, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या रखता है? सिर्फ एक ही वैल्यू रखता है। आप नोट कर लें सब चीजें। ठीक है? डिस्टेंस मोर देन 1 वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट ओनली 1 वैल्यू। अब एक बात और ध्यान रखनी है आपको जो बहुत काम की है, कि डिस्टेंस जो होती है ये हमेशा या तो बड़ी रहती है या इक्वल रहती है मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है? ये समझना है ये कब होता है इक्वल और कब रहता है बड़ा। तो आपके पास 3 अलग अलग पाथ हैं। अगर आप ग्रीन पाथ को देखिए तो ग्रीन पाथ इसके लिए जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 10, जो कि बड़ी है किससे? डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 6। तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट, जबकि ये क्या है? आपकी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस 10 मीटर थी, जो कि ज्यादा थी किससे? डिस्प्लेसमेंट से, फॉर ग्रीन पाथ की कंडीशन फॉलो हो रही है। अब अगर हम रेड पाथ की बात कर लेते हो, रेड पाथ पे कितना है? 12 मीटर तो क्या है? डिस्टेंस, और 6 मीटर क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया आपकी डिस्टेंस। इस केस में भी क्या है? डिस्टेंस ग्रेटर देन है डिस्प्लेसमेंट से, तो कंडीशन फॉलो हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं ब्लू लाइन की। तो यहाँ पर 6 मीटर क्या है आपकी? डिस्टेंस, और 6 मीटर क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट। दोनों क्या हो गए आपके? इक्वल आते हैं। तो अगर आप ऑब्जर्व करें ध्यान से, अगर हम कर्व पाथ को फॉलो करते हैं तो उस केस में डिस्टेंस क्या रहेगी? हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा रहेगी। फॉर कर्व्ड पाथ, अगर हम कर्व पाथ को फॉलो करते हैं तो डिस्टेंस क्या रहेगी? इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। पी का मतलब डिस्प्लेसमेंट और टी का मतलब डिस्टेंस। ठीक है? तो डिस्टेंस क्या रहेगी? डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा रहेगी। क्लियर? दूसरी कंडीशन जो है जहां पर इक्वल बताया गया है, तो इक्वल कब आएगा वो भी समझ लीजिए आप। जब हम फॉर स्ट्रेट लाइन इन ए फिक्स डायरेक्शन, अगर हम बात करते हैं, देन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस हो जाता है। यानी अगर आप एक ही डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही सेम आने वाले हैं। ध्यान रहे एक फिक्स डायरेक्शन में ही मूव करना है। अगर आप वापस भी लौट गए तब भी सेम नहीं आएगा। अगर आप डायरेक्शन चेंज कर दिए स्ट्रेट लाइन पे तो आप मूव कर रहे हो, लेकिन आप यहाँ तक गए उसके बाद वापस यहाँ आ गए, फिर ऐसे घूमते हुए, ठीक है, इस तरह से वापस आ गए, तो भी डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? डिस्टेंस से कम ही रहेगा। तो स्ट्रेट लाइन पे चलना जरूरी नहीं, स्ट्रेट लाइन पे चलना ही शर्त नहीं है। स्ट्रेट लाइन पे आपको एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, डायरेक्शन भी आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है? आगे बढ़ते रहना है। तो ये थी पूरी जो इनके बीच अंतर थे। अब इनमें से जो डिस्टेंस है वो है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है? ये डिस्टेंस क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्या होता है भाई? वेक्टर होता है डिस्प्लेसमेंट। इसमें केवल वैल्यू होती है, ठीक है, और इसमें वैल्यू और डायरेक्शन दोनों होती है। अब एक और बात ध्यान रखनी है आपको, ये तो पॉजिटिव होती है, ठीक है, डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहती है? पॉजिटिव, इट ऑलवेज पॉजिटिव।
ठीक है। इट कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट। मैं मूविंग ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, रुके हुए की नहीं। अगर रुका हुआ है तो आपका डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उस केस में नेगेटिव और जीरो दोनों ही टाइप की डिस्टेंस आपकी पॉसिबल नहीं है, तब डिस्टेंस केवल क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। यहां पर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ऑल डिस्प्लेसमेंट्स आर पॉसिबल, और आर पॉसिबल, ठीक है। ऑल आर पॉसिबल फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो ये सारी बातें थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या फर्क है, उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, दोनों के बीच क्या अंतर होता है। तो चलिए आप कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। थ्योरी तो आप समझ गए होंगे, जो काम की चीजें हैं वो है न्यूमेरिकल। जो जेई में आएंगी वो आएंगे न्यूमेरिकल्स, या नीट में आएंगे। तो इनका न्यूमेरिकल्स पे करते हैं फोकस, कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और क्या क्या इसमें पूछ सकता है हमसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद न्यूमेरिकल्स। तो आप मान लीजिए फर्स्ट न्यूमेरिकल में कि आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, इट्स अ क्यूब। सबसे पहले आपने एक क्यूब ले लिया। अब इस क्यूब में एक पार्टिकल है जो पॉइंट ए से मूव करता है। चलिए पॉइंट ए को हम मान लेते हैं 0,0, थोड़ी देर के लिए 0,0,0 मान लेते हैं पॉइंट ए को, ठीक है। ये ओरिजिन है, यहां से मूव करता है पार्टिकल, जाता है कहां पर, पॉइंट बी पर, इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करते हुए। फिर इसके बाद ये मूव करता है इस स्ट्रेट लाइन पे सीधे ऊपर की तरफ, और उसके बाद जाता है जेड एक्सिस में अंदर की तरफ, और यहां तक पहुंच जाता है इस फाइनल पॉइंट तक। क्लियर है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये मूव करता है, जो पाथ मैंने एरो से बना रखा है उस पाथ के थ्रू। क्लियर है। चलिए देखते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में कैसे करना है वो आप देखिए। अब आपको देखिए इसमें एक्स, वाई और जेड एक्सिस पहचाननी है। तो इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। जो तिरछी लाइन है ये व्हाइट बोर्ड के अंदर जा रही है। देखिए आपको 3D फिगर पहले समझना पड़ेगा। 3D फिगर होता क्या है, तो 3D फिगर ये है, ठीक है, दिस 3D फिगर। यहाँ पर जो ग्रीन है ये जेड एक्सिस को शो करती है, ये एक्स एक्सिस को, और ये वाई एक्सिस को। रेड पेन जो है इस केस में वाई एक्सिस को शो कर रहा है। क्लियर। अब अगर हम जेड एक्सिस को अंदर की तरफ लेते हैं तो जेड एक्सिस ऐसी हो जाएगी, ठीक है। अब इसको बोलेंगे माइनस जेड। बाहर अगर ये प्लस जेड है तो अंदर क्या हो जाएगी, अंदर हो जाएगी ये माइनस जेड, इस तरह से। क्लियर। तो देखिए कैसे गया ये पार्टिकल, एक तो गया इधर, फिर गया ऊपर, और फिर ये चला गया अंदर। सबसे पहले ऐसा ये सिस्टम बन रहा है इस पार्टिकल का, ठीक है, लाइक दिस। आप अगर ध्यान से देखें तो ऐसा है इसका मोशन, लाइक दिस। पहले गया एक्स एक्सिस पर, इसके बाद ऊपर आया वाई पर, और फिर चला गया अंदर जेड पर। तो बिल्कुल ये फिगर इसका एग्जैक्टली बन रहा है ऐसा। जेड को हम दिखा नहीं सकते, तिरछा दिखा दिया, इसीलिए मैंने 3D फिगर तो बन सकता व्हाइट बोर्ड पे, तो इस तरह से बना दिया मैंने। तो अब जिस एक्सिस के रॉन्ग चलेगा उसका हम लगा देंगे कैप। सबसे पहले अब ये मान लीजिए आपका स्क्वायर, सॉरी क्यूब था, तो क्यूब की साइड मान लीजिए ए। तो क्यूब की साइड क्या होगी भाई, क्यूब की साइड होगी आपकी ए। सबसे पहले एक्स के लॉन्ग मूव करता है तो इसमें हम बोलेंगे ए आई कैप। फिर वाई के लॉन्ग मूव करता है तो ए जे कैप, क्योंकि ए डिस्टेंस मूव करेगा, यहाँ भी ए डिस्टेंस मूव करेगा, वहां भी ए डिस्टेंस मूव करेगा। अब वो जेड के लॉन्ग चलेगा तो ए इन के कैप हो जाएगा। जेड के लॉन्ग के कैप होता है, पर वो माइनस जेड पे जा रहा है। देखिए यहाँ पे प्लस एक्स है, ये प्लस एक्स हो गई, ये माइनस एक्स हो गई, ये प्लस वाई हो गई, ये माइनस वाई हो गई। ऐसे ही अगर हम बात करें जेड की तो ये प्लस जेड हो गया, ठीक है। और जो अंदर आएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस जेड, जो व्हाइट बोर्ड के अंदर जाएगा। तो बाहर की तरफ हम लेते हैं प्लस जेड और अंदर की तरफ लेते हैं, जब अंदर की तरफ लेंगे इस तरह से तो माइनस जेड, और बाहर निकलता हुआ लेंगे तो प्लस जेड। अभी अंदर जा रहा है तो माइनस जेड आ जाएगा, तो माइनस के कैप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब अगर इसका हम मॉड निकाल लेते हैं तो मॉड आपका आ जाएगा रूट ए स्क्वायर, सभी के मल्टीपल्स का स्क्वायर करना होता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तीनों में से कॉमन लीजिए तो रूट 3a स्क्वायर हो जाएगा, और ए आ जाएगा बाहर तो रूट 3 बच जाएगा अंदर। अब अगर इसी केस में डिस्टेंस की बात कर ले तो डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस की बात करते हैं तो a प्लस ए तो वो आ जाएगी 3a, उसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता।
आपको सीधे वैल्यूज लेकर ऐड कर देनी है, अलजेब्रिक सम कर देना है। क्लियर है? तो इस तरह से आपका आता है, आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इस क्वेश्चन में आ गए। क्लियर है? चलिए, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में जो आपको समझना है वो समझना है सर्कुलर पाथ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या फर्क रहने वाला है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो गया है, इसको आप स्किप मत करना। तो देखिए क्या करना है अभी। मान लीजिए आपके पास एक सर्कुलर पाथ है, एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। क्लियर? सर्कुलर पाथ पे एक बॉडी रिवॉल्यूशन कर रही है और वो किसी पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है और किसी पॉइंट पर जाकर एंड कर देती है। तो पहले हम एक नॉर्मल कंडीशन लेते हैं, फिर हम ले लेंगे एक जनरल कंडीशन। क्लियर है? तो मान लीजिए कोई पार्टिकल ए से चलना शुरू करता है और वो फुल रिवॉल्यूशन लेता है। ठीक है? फुल रिवॉल्यूशन लेने के बाद वो पार्टिकल वापस ए पर आ जाता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आ जाएगा 0 और जो डिस्टेंस आएगी वो आ जाएगी 2πr फॉर फुल रिवॉल्यूशन। अगर वो ए से घूमकर ए पर ही वापस, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही लोकेशन पर आ जाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0, जबकि डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2πr। आर क्या है? रेडियस ऑफ दिस पाथ। क्लियर है? तो चलिए अब आगे देखते हैं हाफ रिवॉल्यूशन में। हाफ रिवॉल्यूशन वाले केस में क्या आएगा? हाफ रिवॉल्यूशन वाले केस में क्या हो जाएगा? चलिए मान लीजिए यहां पर आ गया बी पॉइंट पर, ए से मूव करते हुए बी पॉइंट पर आ गया, तो क्या हो जाएगा वो भी समझ लेते हैं क्या। उस केस में सीधा ऐसे आएगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट आपका। ए से भी एक स्ट्रेट पाथ, शॉर्ट पाथ, एक कर्व पे फॉलो कर रहा है, तो वो जो कर्व पाथ का आएगा वो तो हो जाएगी डिस्टेंस, और इस पाथ पे जो आएगा वो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट सीधा। ठीक है? इसको समझ लो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या आएगी 2r, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 2r और डिस्टेंस हो गई πr। ठीक है? अब बात कर लेते हैं 1/4 रिवॉल्यूशन की एक बार, और फिर हम जनरल कंडीशन की बात कर लेंगे। तो 1/4 रिवॉल्यूशन पर अगर हम ध्यान से देखें तो 1/4 रिवॉल्यूशन पर हमें क्या दिखेगा, अगर हम 1/4 रिवॉल्यूशन देखें तो पॉइंट सिर्फ यहां से यहां पर पहुंचेगा, सिर्फ इस जगह ए से बी पर आ गया तो। ठीक है? इस तरह से ये इसकी फाइनल पोजीशन है पॉइंट बी, और वो इनिशियल। तो 1/4 रिवॉल्यूशन हुआ, यहां से यहां तक आ गया। अब ये जो सीधी लाइन आएगी ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? ग्रीन कलर का, और जो कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है वो हो जाएगी इसकी डिस्टेंस। ये आर है, ये आर है, यहाँ 90 बनता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या जाएगा r² + r² का रूट। तो क्या जाएगा भाई r√2, और जो डिस्टेंस बचेगी वो पूरी होती है 2πr, उसकी आधी होती है πr, तो उसकी भी आधी क्या हो जाएगी πr/2। ठीक है? अब अगर हम बात कर लेते हैं 3/4 रिवॉल्यूशन की, तो 1/4 था, अगर हम 3/4 की बात कर लेते हैं तो पार्टिकल घूमकर कहां पहुंच जाएगा, इसी पाथ को फॉलो करते हुए ऐसे घूम के यहाँ आ जाएगा इस जगह पे। ठीक है? अब इसको यहाँ से आप इरेज करते हैं तो आप समझ जाओगे। ये तो पार्टिकल ने जो कर्व फॉलो किया है वो क्या हो जाएगा 3/4 कर्व हो जाएगा आपका, ऐसे करके यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये तो आप इसको यहाँ से ऐसे मिला दें। ठीक है? ये हो गया आपका आर, ये भी हो गया आपका आर, और जो ग्रीन पाथ इसको मिलाएगा वो क्या हो जाएगा 3/4 रिवॉल्यूशन में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, ये ग्रीन कलर का तो हो जाएगा फिर से √2r। ये आ रहा है, ये आ रहा है, 90 बन रहा है तो √2r आ जाएगा, और डिस्टेंस क्या आ जाएगी इस बार 3πr/2। तो 3/4 रिवॉल्यूशन के लिए आपका आंसर ही आ जाएगा πr/2, πr/2 और πr/2, 3πr/2 का आपका बन जाएगा। अब हमें लेते हैं एक जनरल केस जहां पर हमें इतना इजी नहीं होगा निकाल पाना। तो मान लीजिए आपका एक सर्किल है और उसमें आपने क्या किया, किसी एक जनरल पॉइंट से अब किसी भी एक जनरल पॉइंट तक चले गए। ठीक है? इस तरह से ये 1/2 और 3/4 नहीं है रिवॉल्यूशन। तो इस बार जो हमारा केस है वो कुछ इस तरह का है। जो एंगल बना है ये मान लीजिए बन गया थीटा। क्लियर? तो अब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, अब इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट आया है।
क्योंकि यहाँ तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो ये आपका होगा डिस्प्लेसमेंट जो मैंने ग्रीन कलर से बना दिया है। ये ऐसा एरो बना दी मैंने, ए से बी तक हम आए तो ए से बी तक एरो बन जाएगी। क्लियर। चलिए आप इसको थोड़ी देर के लिए ओरिजिन इमेजिन कर लीजिए। जो सेंटर है उसको मान लेते हैं ओरिजिन, ठीक है, 0,0,0। तो पॉइंट ओ का जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो किधर आएगा, ओरिजिन से ऊपर की तरफ आएगा ऐसा, ठीक है। और पॉइंट बी का जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो कैसा आएगा, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर आएगा ऐसा, एरो हेड। इसको हम बोल देंगे R1 वेक्टर, इसको हम बोल देंगे R2 वेक्टर। क्लियर है। तो पहले एक बात ध्यान से समझ लें, जो R1 वेक्टर होगा उसका मोड क्या हो जाएगा R, जो R2 वेक्टर होगा उसका मोड भी क्या हो जाएगा R, क्योंकि जो ये लेंथ आती है वो रेडियस के बराबर होती है सेंटर से सर्कमफेरेंस को मिलाने वाली। तो R1 की जो लेंथ आएगी वो तो R हो जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड। R2 का मैग्नीट्यूड भी R हो जाएगा, वो भी रेडियस है। ग्रीन कलर वाली रेडियस नहीं है तो उसको तो हमें निकालना है मोड, उसको हम मान लेते हैं S वेक्टर, ठीक है। अभी मैंने आपको पीछे प्रूव किया, दो क्वेश्चन वेक्टर आपको दे रखे हो तो S वेक्टर क्या होता है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब जब हम S वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा आपका रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 cos थीटा। क्लियर। तो R1 की वैल्यू क्या है R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर cos थीटा। टू आर स्क्वायर आपका यहां हो गया माइनस 2R स्क्वायर cos थीटा। तो 2R स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लोगे यहां से तो 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको ध्यान रखना है 2R स्क्वायर और 1 माइनस cos थीटा के लिए एक फॉर्मूला होता है अपने पास, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, तो आप समझ लें उसको। देखिए cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है। यहां से देखिए, तो अगर हम यहां से देखें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा। तो जो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आई है वो किसके इक्वल आ रही है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल। तो 1 माइनस कॉस थीटा के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला मैथमेटिकल, आप इसको साइड में लिखिए, उसको मैं एरेज कर देता हूँ। तो यहाँ से रूट से बाहर क्या जाएगा, 2 से 2 आ जाएगा बाहर, 2 है, R भी बाहर आ जाएगा और साइन थीटा बाई 2। तो आपको इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी 2R साइन थीटा बाई 2। ये आपको ध्यान रखनी है हमेशा, ये आपको फॉर्मूला यूज कर लेना है जब भी आपको कोई जनरल केस दे रखा हो, ठीक है। और अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस इस केस में कितनी आने वाली है, डिस्टेंस आएगी आपकी, देखिए जो पूरा डिस्टेंस होता है पूरी लेंथ के लिए फॉर 1 रिवॉल्यूशन 2 पाई के लिए, है ना। तो 2 पाई R टोटल डिस्टेंस है जो एक रिवॉल्यूशन में कवर करी जाती है ना, कितने एंगल पर 2 पाई एंगल पर। तो आपको 2 पाई R इंटू थीटा कर देना है, या फिर एंगल इज इक्वल टू R अपॉन रेडियस से भी आप निकाल सकते हो। तो R क्या आपके डिस्टेंस, ये R जो है वो डिस्टेंस हो जाएगी, है ना, और रेडियस 2 पाई से 2 पाई कैंसिल है, रेडियस मल्टीप्लाई जो एंगल आएगा। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई इस तरह से फिगर दे रखा है, तो ये आपके R का ये तो होगी डिस्टेंस, ये एंगल थीटा बन रहा है, रेडियस R हो गई। तो R के इक्वल टू क्या होता है एंगल मल्टीप्लाई रेडियस, थीटा मल्टीप्लाई R आ जाएगा आपका। तो इस तरह से आप डिस्टेंस निकाल पाओगे, R इंटू थीटा कर दो आप सीधे सीधे, रेडियस मल्टीप्लाई एंगल कर देना। लेकिन ध्यान रहे एंगल को लिखना है रेडियन में। एंगल किस में होना चाहिए, एंगल मस्ट बी रेडियन नॉट इन डिग्री। तो रेडियन में चेंज करना आपको आता होगा, पाई अपॉन 180 से डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए 120 डिग्री दे रखा है आपको, तो इसको हम पाई कर देंगे और अपॉन में कर देंगे 180, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सीधे डिग्री में वैल्यू नहीं रख सकते यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू किस में आनी है, थीटा की वैल्यू किस में आनी है, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, ठीक है। तो ये थे पूरी बात जो एक कॉमन उसमें आ गई, तो इसे नोट कर लें आप। इसमें एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लगे हाथ।
तो एक क्वेश्चन क्या है इसमें, मान लीजिए 120 डिग्री पर कोई पार्टिकल मूव कर गया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 2r sin थीटा बाई 2। तो 2r sin 120/2 करेंगे 60 हो जाएगा, तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो 2r इंटू √3/2 करूंगा तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा भाई 3/2, सॉरी r नहीं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा √3r, आपका आंसर बच जाएगा। क्लियर। इसी केस में अगर हम देखते हैं डिस्टेंस को, तो इस केस में जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी, मैंने कहा था r इंटू थीटा करना होता है, तो r तो है ही है, थीटा को लेकिन हमें करना पड़ेगा किसमें, रेडियन में। तो 120 था, इसको π/180 कर दें, अभी कन्वर्ट हो गया रेडियन में, इसको आप 60 से डिवाइड कर दीजिए, 2π/3, ये आपका आंसर आ गया 2/3πr। 2/3πr आपके आगे डिस्टेंस और √3r आपका डिस्प्लेसमेंट। तो आप इस वाले केस में ऐसे करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ईजी था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। यह आ जाएगा आपका रोलिंग वाले केस में, ठीक है। ठीक, तो अभी जो हमने पढ़ा उसमें कोई पार्टिकल रिवॉल्व करता है अपने ही प्लेस पे सर्कुलर पाथ पे, वही रिवॉल्व कर रहा था, अब करेगा रोलिंग, रोलिंग डिस्क, या फिर हम बात कर लेते हैं रोलिंग व्हील की। इस केस में कैसे निकलता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, आपको ये ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इनसे। मान लीजिए आपके पास एक व्हील है, ठीक है, इस तरह से, और इसमें क्या है, आपने बॉटम पर एक पॉइंट बना दिया है, एक मार्क कर दिया है इस व्हील पर, यहाँ पर एक मार्क बना दिया, ठीक है। अब क्या है, जब ये व्हील रोल करने का मतलब होता है आगे भी बढ़ रहा है, सिर्फ अपनी जगह पे नहीं घूम रहा है, ये आगे बढ़ते हुए घूम रहा है। तो कुछ देर बाद, जैसे मान लीजिए कुछ देर बाद यहाँ पर आ गया, ठीक है, फिर कुछ देर बाद और आगे बढ़ के यहाँ पर आ गया, इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा, इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। तो आप अपने समझने के लिए इसको ऐसे मान सकते हो। अब इसका फुल हाफ रिवोल्यूशन कब होगा, हाफ ऐसे घूम रहा है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से घूम रहा है लाइक दिस, क्योंकि ऐसे घूम के आगे बढ़ेगा और जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो इस डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रहा है, वो लगातार आगे बढ़ता रहेगा ऐसे। जब ये घूम के आएगा तो ये पार्टिकल जब ऊपर आ जाएगा तो हम बोलेंगे हाफ रिवोल्यूशन हो गया, मतलब जब ये बॉटम पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो हम बोलेंगे हाफ रिवोल्यूशन हो गया, और जब बॉटम पॉइंट वापस नीचे पहुंच जाएगा तो उसको हम बोलेंगे फुल रिवोल्यूशन हो गया। समझ गया आप? यहां से यहां तक क्या हो गया, हाफ रिवोल्यूशन, और यहां से यहां तक क्या हो गया, फुल रिवोल्यूशन, ठीक है। तो जो पाथ ये फॉलो करेगा, जो पॉइंट है हमारा बॉटम पॉइंट से, उसको देखें तो ये इस तरह का पाथ फॉलो करता है, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, इस तरह का पाथ, ये जो पाथ है इसका नाम होता है साइक्लॉइड। ये सर्कल नहीं है, ध्यान रहे, ये पैराबोलिक शेप बनती है कुछ कुछ, तो इसको बोलते हैं साइक्लॉइड। ये एक नई शेप है, नया कर्व है, ये सेमी सर्कल नहीं है। क्लियर। ये जो पाथ मैंने ग्रीन कलर का बनाया है, ये बॉटम पॉइंट का पाथ है। ग्रीन जो पाथ है वो किसका है, पाथ ऑफ बॉटम पॉइंट, ठीक है। एक फुल रिवॉल्यूशन में जो इस पाथ की एक्चुअल लेंथ आती है वो होती है 4r, ठीक है। 4r क्या है, एक्चुअल लेंथ, या हम उसको बोल सकते हैं डिस्टेंस। अब देखिए इसका प्रूफ जो है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, इसका प्रूफ होता है रोटेशन मोशन से। तो अभी आपने रोटेशन मोशन नहीं पढ़ा होगा जो बच्चे 11th में, तो उनको अभी समझ में भी नहीं आएगा, इसको मैं कवर करूंगा रोटेशनल मोशन में। तो अभी आप याद कर लें, जो पाथ ये फॉलो करता है उसको बोलते हैं साइक्लॉइड, और जिसको एक्चुअल लेंथ आती है फॉर 1 रिवोल्यूशन वो होती है 4r। तो बॉटम पॉइंट की जो डिस्टेंस आई है फॉर, इसको मिटा देते हैं पीछे से, अभी हम फुल रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो पहले फुल रिवोल्यूशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक रिवोल्यूशन के बाद जब ये वापस यहीं पहुंच जाएगा पॉइंट, है ना, तो उसको हम बोलेंगे एक रिवोल्यूशन। और एक रिवोल्यूशन जो डिस्टेंस कवर करता है उसको हम बोलते हैं साइक्लॉइड, और जो उसकी लेंथ आती है वो होती है 4r। अब हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट अगर आप ध्यान से देखें तो पॉइंट यहाँ पर था A, और वापस ये पॉइंट जमीन पर आ गया है B, तो सीधी लेंथ आएगी, इसी को तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये जो ब्लैक कलर का बना दूंगा मैं उसको बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट, लाइक दिस।
तो जो सीधा आएगा इसको हम क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट। और आपको पता होना चाहिए कि जो कोई व्हील जब एक चक्कर लगाता है तो उसका कोई भी पॉइंट जो रोड पे डिस्टेंस कवर करता है सीधे लाइन पे, वो होती है 2πr। अगर इसको हम सीधे इस यहाँ से कट करके और खोल दें पूरी डिस्क को तो 2πr डिस्टेंस में फैल जाएगी। तो एक चक्कर लाकर पूरा यहाँ तक आता है तो बॉटम पॉइंट जमीन पर 2πr डिस्टेंस चलेगा, मतलब उसकी सर्कमफेरेंस के बराबर। तो कोई भी पहिया जब घूमता है, कोई भी डिस्क जब घूमती है, रोलिंग कर रही होती है, तो एक रिवोल्यूशन के बाद उसका कोई भी पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन पे, सीधे लाइन पे, जमीन के पैरेलल जो डिस्टेंस कवर करता है वो होती है 2πr। अब सीधी डिस्टेंस है तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट आया है आपका 2πr, जबकि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है ग्रीन वाली, वो आई है 4r। डिस्टेंस ध्यान रखिए 4r आई है, इसमें साइक्लॉइड होती है ये पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट 2πr है, जबकि डिस्टेंस क्या है आपकी 4r है। ये है फुल रिवोल्यूशन की बात। अब हम बात कर लेते हैं हाफ रिवोल्यूशन। किसकी, हाफ रिवोल्यूशन। इसका प्रूफ भी कर दूंगा मैं, साइक्लॉइड 4r कैसे आता है बाद में रोलिंग मोशन में, रोटेशनल मोशन में। तो देखते हैं हाफ रिवोल्यूशन में क्या हुआ होगा। तो हमने मान लिया जो हाफ रिवोल्यूशन है, ठीक है, उसमें व्हील आपका इस तरह से आ जाए। कुछ देर बाद यहाँ पर हाफ रिवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। पहले हमने फुल रिवोल्यूशन की बात की थी, अब हाफ रिवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। कि जो ये पॉइंट है अपने पास नीचे बॉटम पॉइंट, वो टॉप पर आ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे आपका हो गया फुल रिवोल्यूशन। अब ये तो कर्व पाथ है, जो ग्रीन पाथ है वो कैसा पाथ है, वो पाथ है कर्व, जिसने एक्चुअल में फॉलो किया होगा इस पॉइंट ने। ये पॉइंट ऐसे घूमते हुए यहाँ तक पहुंचता है, ठीक है, कर्व पाथ पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सीधी डिस्टेंस। तो इसको अगर हम यहाँ से ऐसे मिलाते हैं तो जो ग्रीन आ रहा है वो तो डिस्टेंस है, और जो रेड आ रहा है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो अगर साइक्लॉइड की पूरी लेंथ 4r होती है तो आधी लेंथ क्या हो जाएगी 2r। ये भी साइक्लॉइड है, ठीक है। जो शेप बनती है ग्रीन कलर की, जो कर्व बनता है उसका नाम होता है साइक्लॉइड। अब हम बात कर लेते हैं रेड, जो सीधी लाइन आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो उसको हमें निकालना पड़ेगा। तो आप अगर ध्यान से देखो, इसको देता हूँ मीटर की जरूरत नहीं, ठीक है। अभी ये आपकी 2r आ जाएगी, डायमीटर है, और जो नीचे लेंथ कवर करता है हाफ रिवोल्यूशन में वो होती है πr। क्लियर, πr। तो ए से लेकर नीचे नीचे जो आएगी वो πr हो जाएगी। हाफ रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर होगी जमीन के पैरेलल, वो तो πr। ये 2r, तो वो क्या बन रहा है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इस तरह से आप ध्यान से देखो अगर तो, है ना, इस तरह से। और ये आपका ये, तो ये है 2r और नीचे दे रखा है आपको πr। तो आपको ये निकालना है डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर, मोड ऑफ एस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट जो आपका आएगा वो आ जाएगा रूट πr²। तो π²r² प्लस 4r²। r को आप कॉमन ले सकते हो, अंदर बचेगा π² प्लस 4। तो आई होप आपको समझ में आई होगी पूरी बात। तो ये थी इस तरह से पूरी अपने पास रोलिंग मोशन के बारे में जानकारी, ठीक है। इसका हाफ और फुल रिवोल्यूशन ही पूछेगा, इसमें नॉर्मल केस अभी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे इन रोटेशनल मोशन में। तो आप अभी के लिए ये बातें सीख लें रोलिंग मोशन के लिए। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं लास्ट, इसके बाद फिर हम इस वीडियो को खत्म कर देंगे। तो इसमें क्या है, चलिए आपके पास मान लीजिए एक पार्टिकल है जो चलता है ओरिजिन से पहले। तो वो ओरिजिन से पहले चलता है एक सेमी सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है भाई, जिसकी रेडियस है r। एक सेमी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है वो इस तरह से, जिसकी रेडियस क्या है भाई r। और इसके बाद वो आता है z एक्सिस के अलोंग बाहर की ओर। अब मान लीजिए आपका ये था x, ये था y और ये है z। ये हो गया y, ये हो गया x और ये हो गया z एक्सिस। तो अब क्या करता है, ये z एक्सिस के अलोंग ये आ जाता है पैरेलल बाहर की ओर। कितना, r मीटर बाहर की ओर आता है, ठीक है। पहले इसने सेमी सर्कुलर पाथ को फॉलो किया, उसके बाद स्ट्रेट पाथ पर ये z एक्सिस पर बाहर की ओर आ गया r दूरी, और इसके बाद ये y एक्सिस पर चला गया फिर से ऊपर की ओर 2r डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है। और यहां पर पहुंच गया ये। तो पॉइंट O से चलकर ये कहां पहुंच गया, पॉइंट B पर पहुंच गया।
तो ये जो आएगा इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, पर वो इतना इजी नहीं निकाल पाना है इसको। तो कैसे निकालेंगे इसको, वेक्टर टर्म्स में हम करते हैं। तो देखते हैं पहले सर्कुलर पाथ पे, इसने पहला जो पाथ कवर किया है वो क्या है, सेमी सर्कल है ना। तो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखता हूँ मैं यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेमी सर्कुलर जब यहाँ से यहाँ पर आएगा, सेमी सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए, तो डिस्टेंस भी यहाँ सामने डिस्टेंस भी कर लेंगे और डिस्प्लेसमेंट भी एक साथ ही कर लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस आपकी हो जाएगी पाई आर और सेमी सर्कुलर पाथ, फिर जो ये आर हो जाएगी जो उसने जेड एक्सिस पे कवर किया, और फिर जो वाई पर कवर किया वो 2r है। तो इस तरह से जो नेट आंसर आ जाएगा वो 3r प्लस पाई आर आ जाएगा। तो आर कॉमन लेने के बाद आ जाएगा पाई प्लस। ये तो हो गई डिस्टेंस जो बहुत इजी थी क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन का मतलब नहीं होता। अब आप ध्यान से देखो, जब ये सेमी सर्कुलर पाथ पे फॉलो करेगा तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा, अगर बाकी जेड और वाई न दिए होते तो हम सिर्फ सेमी सर्कल का निकालते तो ये आता डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये आता पहला डिस्प्लेसमेंट इस तरह से। तो ये कितना होता, अगर भाई इसकी रेडियस r है तो ये डायमीटर होता जो कि 2r होता। तो 2r इंटू आई कैप क्या हो गया, x के लॉन्ग इसका डिस्प्लेसमेंट। जब ये सेमी सर्कुलर पाथ पे फॉलो करेगा तब जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 2r। आई कैप क्यों लगाया, क्योंकि वो x के लॉन्ग है, और डिस्टेंस क्या थी तब, पाई आर थी। अब हम बात कर लेते हैं जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो जेड के लॉन्ग ये बाहर आया है इस तरह से, तो इसके बाद इस पॉइंट के बाद ये बाहर आ गया, फिर वो ऊपर चला गया। तो अभी यहाँ से बाहर जो रेड नीचे तिरछी बनाई है ये बाहर आ रहा है, क्योंकि जेड पर बाहर आ रहा है आर डिस्टेंस, तो आर के कैप लगाना पड़ेगा, जेड के लिए के कैप लगाते हैं। फिर ये गया वाई पर 2r डिस्टेंस, तो 2r तो डिस्टेंस कवर करिए, इसने स्ट्रेट लाइन पे कवर करिए, सीधे 2r लिख देना है और जे कैप लगा देना है। वेक्टर है वो आ गया 2r आई कैप 2r जे कैप और r इंटू के कैप। अगर हम मॉड ऑफ एस निकालेंगे तो वो हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो ये हो गया 9r स्क्वायर। तो यह आंसर आ गया 3r। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मैंने आपको दोनों ही कवर कर दिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे एवरेज वेलोसिटी और स्पीड के कंपैरिजन के साथ।